दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि जापान में लोगों की जो औसत आयु है दुनिया के अन्य देशों की तुलना में काफ़ी ज़्यादा है और उसके पीछे क्या रीज़न है। हम सभी जानते हैं कि आज की तारीख में औसत आयु जहां एक तरफ विश्व की घटती जा रही है, वहीं जापान के लोगों की औसत आयु पुरुषों की 87 ईयर्स और महिलाओं की 85 साल है, जो कि विश्व में सबसे ज़्यादा है। और वहाँ के लोगों की जीवन शैली क्या है, वो कैसे जीते हैं, जिसके कारण से वहाँ औसत आयु हर देश से बहुत ज़्यादा है, वो हमें एक बुक्स है आइकिगाई, इकिगाई एक बुक्स है जिसमें इस बारे में बहुत विस्तृत रूप से चर्चा की गई है। मैंने रिसेंटली इस बुक्स को पढ़ा है और मैंने सोचा कि क्यों नहीं जो मैंने पढ़ा है उसमें वो अपने साथियों के साथ शेयर किया जाए। हो सकता है इसमें से कुछ ऐसे पॉइंट्स हो जो हम अपने जीवन में यदि इम्प्लीमेंट करते हैं तो हमारी भी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्चुअली जापान के जो लोग हैं उसमें एक उनका आइलैंड है, एक प्रांत है ओकिनावा। वहाँ पे लगभग पॉपुलेशन है 1 लाख, जिसमें से लगभग 25 लोग कम से कम, ये मिनिमम है, जिनकी औसत उम्र 100 साल से ज़्यादा है, जो कि पूरी दुनिया में ही सबसे ज़्यादा है। उसके अलावा एक गांव है जिसका नाम है ओगिमी, OGIMI। उसे कहा जाता है दुनिया का सबसे लंबी उम्र का गांव। अब ये क्यों कहा जाता है वो हमने पहले ही बता दिया कि वहाँ के लोगों की औसत आयु अन्य देशों की तुलना में बहुत ज़्यादा है। पहले हम एक चीज़ समझते हैं कि इकिगाई है क्या। यदि हम शॉर्ट में कहना चाहें तो इकिगाई वो ऑब्जेक्ट है या वो लक्ष्य है जो हमें प्रेरित करता है प्रतिदिन सुबह उठने के लिए। जब हम प्रतिदिन सुबह उठते हैं तो हमारे लिए कुछ एक लक्ष्य होना चाहिए, और लक्ष्य ऐसा नहीं कि प्रोफेशनल लक्ष्य जो हम आज की तारीख में मानते हैं, जबकि इकिगाई ये है कि ऐसा कोई कार्य जो कि करने में मुझे इंटरेस्ट आता है, जिसमें हमारी रुचि है, न कि ऐसा कोई कार्य जो हम मजबूरी में या अपने जीवन यापन करने के लिए कर रहे हैं। जो काम हम करते हैं उसमें सबसे ज़्यादा जिसमें हमें रुचि आती है उसे हम हमारा इकिगाई मानते हैं। ये हर व्यक्ति में अलग अलग हो सकता है। किसी में हो सकता है बुक्स पढ़ना, किसी में हो सकता है बाहर घूमना, किसी में हो सकता है मेडिटेशन हो, किसी में, हर व्यक्ति का अपना इकिगाई अलग है। अब ये हमारे ऊपर है कि हम अपने इकिगाई को कैसे पहचानते हैं और उस इकिगाई के लिए हम कितना समय देते हैं। यदि हम अपने फर्स्ट स्टेप है कि हम अपने इकिगाई को पहचानें और इकिगाई के ऊपर हम अपना टाइम जितना ज़्यादा हो वो दे सके, तो हमें मेंटल एक सेटिस्फेक्शन मिलता है, और उस सेटिस्फेक्शन के कारण जापान के लोगों की जो औसत उम्र है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब इकिगाई को कैसे हम पहचानें, इसके लिए कई सारे स्टेप्स इस बुक्स में बताए गए हैं। चूँकि ये वीडियो हमें शॉर्ट बताना है इसलिए हम बहुत ज़्यादा नहीं उसमें डिटेल में जा रहे हैं, लेकिन एक बात तय है कि जो काम हम अच्छे से करते हैं और उस काम को करने में हमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आता है तो उसका रिजल्ट भी बहुत पॉजिटिव हो जाता है। और जापान के लोगों की एक खासियत है कि वो जो भी काम करते हैं उसमें 100% डूब कर काम करते हैं। वहाँ के लोगों में रिटायरमेंट नाम का कोई वर्ड ही नहीं है। हमारे यहाँ पे देखें तो 60 इयर्स के बाद ही मानी जाती है कि आदमी रिटायर हो जाएगा अधिकतर जॉब से, या बिजनेस भी कर रहा है तो 60-70 मैक्सिमम है उसके बाद। जबकि वहाँ के लोगों में इस रिटायरमेंट वर्ड से कोई लेना देना ही नहीं है। वो शौकिया कोई भी जो काम करते हैं, जो इंटरेस्ट में रहता है, उसी को अपना प्रोफेशन बनाते हैं, जिसके कारण से
वो कभी भी काम करने से बोर नहीं होते। उन्हें ऐसा नहीं लगता कि मैं ये काम कर रहा हूँ, वो बहुत दिन हो गया, अब रिटायर हो जाते हैं। क्योंकि उनका इकिगाई है जिसके ऊपर वो सबसे ज़्यादा डिवोटेड रहते हैं, और उस इकिगाई के ऊपर काम करने के कारण उनका जो रिजल्ट है वो 100% आता है। और उस रिजल्ट को देखकर वो इतने सेटिस्फाइड होते हैं मेंटली कि ऑटोमेटिक उनका जो नेचुरल सिस्टम है बॉडी का वो बहुत ही अच्छा हो जाता है। अब वहाँ के लोगों की कुछ आदतें जो इस बुक्स में बताई गई हैं जिसके कारण से वो ज़्यादा दिनों तक जीवित रहते हैं, उसमें से एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है कि वहाँ के जो लोग हैं 80% ही भोजन करते हैं। 80% मीन्स यदि हम 5 रोटी खाते हैं जिससे हमारा पेट पूरा भरता है तो वो 4 ही रोटी खाते हैं। जितनी कैपेसिटी होती है खाने की उसका 80% ही खाना खाते हैं। अभी 80% कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं है कि आप 80% कैलकुलेट करें, वो हमारी प्रैक्टिस के ऊपर है कि हमें जितनी भूख लगी है उसका हम 80% के लगभग खाना खाएं। वहाँ के लोग कम्युनिटी में रहते हैं, एक दूसरे की हेल्प हमेशा करते हैं जिसके कारण से वो तनाव में नहीं रहते हैं, और कभी तनाव आता भी है तो वो एक दूसरे को बांट लेते हैं। काम करने के तरीके में है कि कई बार हम होता है ज़्यादा देर तक बैठकर काम करते हैं जिसके कारण से हमें लगता है कि रिजल्ट अच्छा आएगा, लेकिन उसके कारण से क्या होता है कि हमारे बॉडी का बैलेंस बिगड़ जाता है जिससे कई सारी बीमारियां आती हैं। तो वहाँ एक प्रैक्टिस है कि प्रतिदिन लोग कम से कम 21 मिनट ज़रूर चलते हैं। लिफ्ट और एलिवेटर का इस्तेमाल कम से कम करते हैं और 7 से 9 घंटे तक की अच्छी नींद लेते हैं। मॉर्निंग का टाइम वहाँ पे अधिकतर 5 बजे उठ जाते हैं और उठते ही वो थोड़ी देर बाद वॉक करना, एक्सरसाइज करना, इसके साथ अपने दिन की शुरुआत करते हैं। जो भी काम करते हैं वो फोकस होके बहुत ज़्यादा काम करते हैं, और जब वो फोकस होके काम करते हैं तो उस वर्क में फ्लो बहुत अच्छा आता है और उसके कारण थकान बिल्कुल ही महसूस नहीं होती। फिर उनके बीच में एक बहुत अच्छी आदत है कि वे अपना जो टारगेट चुनते हैं वो बहुत ही सोच समझ कर चूज करते हैं। न तो बहुत स्टिफ टारगेट रहता है, न ही बहुत लो टारगेट। ऐसा एक अचीव करने वाला टारगेट उनका रहता है जो उनकी कैपेसिटी है उससे मैच करते हुए रहता है। कई बार हम जीवन में ऐसे टारगेट अचीव करना चाहते हैं जो हमारी कैपेसिटी से बहुत बियॉन्ड होता है, तो वो हमारे लिए परेशानी का कारण होता है। और कई बार हम बहुत अपने कैपेसिटी से लो लेवल का टारगेट अचीव कर लेते हैं, उसमें भी डिससेटिस्फेक्शन होता है। तो वो टारगेट का एक लेवल होना चाहिए। इसके अतिरिक्त क्लियर ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि जो भी हम काम कर रहे हैं वो काम हम कैसे करना है, किसके लिए करना है, और उसको करने के बाद हम क्या प्राप्त कर सकते हैं। आज की तारीख में मल्टीटास्किंग बहुत ज़्यादा हो गया है। वहाँ प्रैक्टिस है कि वो एक बार में एक ही काम करते हैं, और ऐसा पाया गया है कि जो लोग एक समय में एक से ज़्यादा काम करते हैं उनका काम बहुत देर से समाप्त होता है और उनकी प्रोडक्टिविटी जो है बहुत कम हो जाती है। वहाँ के जो जनता है उनके बीच में एक बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस है कि वो जब सुबह उठते हैं तो 1 घंटे तक ना तो अपना फ़ोन, लैपटॉप और ना ही टीवी की स्क्रीन देखते हैं, और सोने से 1 घंटे पहले वे फ़ोन की स्क्रीन देखना बंद कर देते हैं, जिसके कारण उनकी नींद बहुत अच्छी आती है। काम करते वक्त वे लोग अपने मोबाइल को डू नॉट डिस्टर्ब मोड पे रखते हैं, और हफ्ते में 1 दिन टेक्निकल फास्ट ज़रूर रखते हैं। टेक्निकल फास्ट मतलब फ़ोन का इस्तेमाल, फेसबुक का इस्तेमाल, ट्विटर का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करते। 50 मिनट्स का काम करने के बाद 10 मिनट आराम करते हैं, और कुछ ऐसे काम होते हैं जो बेकार होते हैं उनको वो स्ट्रेट फॉरवर्ड ना कर देते हैं। खाने की जो उनकी आदतें हैं उसमें जैसा हमने बताया कि 80% खाते हैं, और औसतन जापान के लोग प्रतिदिन 18 अलग तरह के फूड्स खाते हैं, 18 टाइप्स ऑफ फूड्स।
फलों और सब्जियों को इस तरह से सर्व करते हैं जैसे वो रेनबो जैसा दिखता है। रेनबो से मीन्स है कि वो डिफरेंट कलर्स के फ्रूट्स और वेजिटेबल अपने खाने के उसमें रखते हैं, जैसे शिमला मिर्च, गाजर, पालक, गोभी, आलू, सोयाबीन इत्यादि। 30% कैलोरी जापान के लोगों की सिर्फ सब्जियों से आती है। हफ्ते में 3 बार वे मछली जरूर खाते हैं। नमक औसतन 7 से 12 ग्राम तक ही खाते हैं। अब जापानी लोग जो 15 टाइप्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट बहुत ज़्यादा लेते हैं रेगुलर, वो लिस्ट है, मैं कुछ उसमें से मेन है वो बताता हूँ। सोया दूध से बना हुआ पनीर, मछली, गाजर, करेला, पत्ता गोभी, प्याज, खीरा, सोयाबीन और जैस्मिन चाय। जैस्मिन चाय वो लोग पीते हैं, हम लोग जैसे रेगुलर चाय पीते हैं वैसा नहीं, वो जैस्मिन चाय पीते हैं, जिसके कारण से उनमें हार्ट अटैक की समस्या बहुत कम आती है, इम्यून सिस्टम बढ़ता है, कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करता है। तो आप भी यदि ग्रीन टी पी सकते हैं तो कोशिश कीजिए कि आप भी ग्रीन टी पीना पसंद करें। ये कुछ ऐसी आदतें थी जो मैंने उस बुक्स में पढ़ी और मैंने कोशिश की कि अपने जो हमारे परिचित हैं, हमारे व्यूअर्स हैं, उनके लिए भी हम शेयर करें। आप कोशिश कीजिएगा कि 10 मिनट में इस बुक्स को समेटना बड़ा मुश्किल था, फिर भी हमने जो कुछ मुख्य बिंदु जो मैंने उस बुक्स में पढ़ा और मुझे लगा कि ये बताना चाहिए, मैंने आपके साथ शेयर किया है। आप कोशिश कीजिए कि समय निकालकर ये बुक्स एक बार अवश्य पढ़ें। इस बुक को पढ़ने के बाद आपको अपने लाइफ जीने का जो तरीका है उसमें कई सारे बदलाव महसूस होंगे और वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हमें तनाव रहित ज़िंदगी जीने में सहायक होगी। तो जब तक नेक्स्ट वीडियो मैं बनाता हूँ, कोई नई बुक्स पढ़ता हूँ, मैंने ऑडिबल का मेंबरशिप ले रखा है, फिर नेक्स्ट बुक्स में आपके साथ शेयर करूँगा। तब तक आप प्रयास करें कि आप अपना इकिगाई ढूंढ कर रखें। और नया साल आ रहा है, नए साल की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं कि नया साल हम सभी के लिए बहुत ही अच्छा गुजरेगा। 2020 में कई सारी परेशानियां आई कोरोना के कारण, वो समाप्त होगा और आप अपने इकिगाई को तलाश पाएंगे और एक बेहतर ज़िंदगी जी पाएंगे। थैंक यू।